ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो हमने खत्म कर दिए थे। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने कंपनी कंपनी कोड, देन पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, देन कंपनी असाइन टू फिजिकली वेरिएंट, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया था, बिजनेस एरिया, कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर, एंड लास्ट में कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर के लिए टी कोड हमने यूज किया था K01, जहाँ से हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। तो हमारा जो कंट्रोलिंग एरिया था वो टी ए जी पी था, एंड केस 01 से हम क्रिएट कर सकते हैं, केस 02 से हम चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था, दिस इज द कॉस्ट सेंटर। तो दिस इज फाइनेंस एंड HR के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल स्ट्रक्चर। तो पर्सनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्रिएट करेंगे एक एम्प्लॉय ग्रुप, देन एम्प्लॉय सब ग्रुप, देन असाइन करेंगे एम्प्लॉय सब ग्रुप टू द एम्प्लॉय ग्रुप, देन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, मेंटेन नंबर रेंज फॉर द पर्सनल नंबर और डिफॉल्ट नंबर रेंज। तो ये आपके पर्सनल स्ट्रक्चर में होगा। तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ, असं आपण बोलो। जब पिंच फीचर जब अपन ये करते क्रिएट करते ना, पिंच हाँ हाँ, फीचर क्रिएट नहीं करते, जब पिंच फीचर में अपन वो जब मेंटेन करते, मेंटेन करते तब हैं। उसमें उसमें ऑलरेडी जो मेंटेन था, मास्टर डाटा मेंटेन और हाँ हाँ कुछ हाँ एप्लीकेशन डेटा। हाँ, वो ऑलरेडी तो रहता है। उसमें ये दो ही उसमें सिर्फ ये दो ही मेंटेन करते हैं या और भी कुछ मेंटेन करते हैं अपन? नहीं नहीं, ये दो ही मेंटेन करते हैं उसमें। वो ये दो दो ही मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं मेंटेन करते उसमें? ओके। नहीं, हाँ, ये आपका प्रिंट फीचर है। प्रिंट फीचर में ये मास्टर डाटा, टाइम डाटा एंड एप्लीकेटेड डाटा, इसके अलावा आप बोल रहे हैं कि कुछ और मेंटेन करते हैं क्या? हाँ करेक्ट। हाँ, तो ये आपका ट्रांजेक्शन क्लास और रिटेंशन टाइम है। यहाँ पे अलग अलग आपके वैल्यू होते हैं, बट एक मिनट, ये सारे आपके डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि क्या अभी अपन आगे तक करेंगे क्या कुछ इसमें मेंटेन? नहीं नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं मेंटेन करेंगे। मैंने अभी तक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन में देखे हैं, यहाँ पे दो ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओके। मैं यहाँ से और एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जैसे A एंड B ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये सब नेम आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ ओके। से और एक क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे एक शिफ्ट शेड्यूल है। तो ओके। A, B एंड शिफ्ट शिफ्ट शेड्यूल आपके ओके। टाइम डाटा से रिलेटेड आ जाते हैं। तो टाइम डाटा ओके। में भी स्पेसिफिक जो इन्फो टाइप हम लोग 7 मेंटेन करते हैं, उसके लिए अलग से है। तो वो भी आपके मास्टर डाटा एंड टाइम डाटा में ही आ जाते हैं, तो इसका अलग से नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे, इससे अलावा ओके। और कुछ भी नहीं है। तो ये इतना ही ट्री है मतलब उसमें? हाँ, इतना ही चाहिए। अभी इसके अंदर में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो और आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ चल जाएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शन क्लास फॉर डाटा रिटेंशन, ठीक है। वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, A, B एंड T। एंड अदरवाइज तो हमेशा सब में रहेंगे ही, अगर इसके अलावा और कुछ हुआ तो जैसे T के A, B के अलावा T है तो वो अदरवाइज में चल जाएगा। सर फिर आपने अभी जो इसको दिखा था, जैसे, ये जो वो जो मूलगा वो सब दिखा था, उसके अंदर कुछ था क्या वो जो आगे? हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। वो आपको ओके। नंबर फीचर में अच्छे से समझ में आएगा। पिंच फीचर हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि पिंच फीचर में रिक्रूटमेंट पार्ट और मास्टर डाटा के लिए है। तो यहाँ ओके। पे ओके। डायरेक्टली अगर कोई भी कंपनी के लिए मास्टर डाटा मेंटेन करना है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डाल देते हैं जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है। अगर इसको ओके। और आपको क्लासिफाई करना है, तो आप यहाँ पे और क्लासिफाई कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, आपका डिपेंड करता है रिटर्न वैल्यू पे। डिसीजन ट्री आपका कितना लंबा जाएगा, वो डिपेंड करता है आपका रिटर्न वैल्यू पे, कि कौन से कंट्री के लिए या कौन से कंपनी के लिए, कौन से पर्सनल एरिया के लिए जो रिटर्न वैल्यू है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वो वेरीफाई कर रहा। अगर सब के लिए सेम है, सब के लिए सेम है, तो हमें डिसीजन ट्री लंबा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मैं करेक्ट करेक्ट। इसी पे तो आप APPL या स्टार स्टार डाल सकता हूँ, मतलब वो सब के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप क्रिएट करते हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट बोल देते हैं कि आप APPL ही मेंटेन कीजिए।
क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, उसके अलावा आप मेंटेन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ही मेंटेन कीजिए, ताकि आप ज़्यादा सिस्टम को कॉम्प्लिकेट ना करें। आप जितना सिस्टम को अगर समझ सकते हो उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें मोलगा, पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। बट जितना सिंपल रखेंगे सिस्टम उतना समझ में आएगा। एक बार आप सिस्टम को समझ गए हैं, उसके बाद आप जितना चाहे कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बढ़ सकते हैं। तो पिंच फीचर में हम लोग ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम लोग सिंपल ही रखते हैं। जो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं वो नंबर फीचर में, एक आप डिसीजन ट्री अगर समझ जाएंगे तो बाकी सब के लिए वैसे ही काम करेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका नंबर फीचर। ओके। इसीलिए पिंच फीचर में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अभी जस्ट आएगा नंबर फीचर। तो एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप, देन असाइन करेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब ग्रुप, देन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंज। एक्चुअली डिटरमाइन डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंज यही आपका नंबर फीचर है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप। उससे पहले ये इन्फो टाइप रेंज आया है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ सिस्टम में। जो सिस्टम में आपके मास्टर डाटा, वहां पे 10,000 आपके इन्फो टाइप होते हैं, 0 से लेके 9999 तक। 0 से लेके 899 तक आपके सिस्टम में स्टैंडर्ड इन्फो टाइप होते हैं। 9,000 से लेके 9999 तक कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं, कस्टमर बना सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 99 तक एचआर मास्टर डाटा, 1,000 से 2,000 तक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का ऑब्जेक्ट बना है, देन हम उसका रिलेशनशिप बना है। तो ऑब्जेक्ट का इन्फो टाइप क्या है, 1,000 है। रिलेशनशिप का इन्फो टाइप क्या है, 1,001 है। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट एंड इन्फो टाइप बना सकते हैं। देन 2,000 से आपके टाइम डाटा रिलेटेड सारे इन्फो टाइप आ सकते हैं, जैसे 2,000 आपके एब्सेंस, 2001 एब्सेंस, 2002 अटेंडेंस, देन एब्सेंस कोटा, 2006, 2007 एब्सेंस करेक्शन, 2011 टाइम एंट्री। तो 2000 से आपके टाइम डाटा आ जाते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेंट डाटा एंड ये कस्टमर स्पेसिफिक। देन एम्प्लॉय ग्रुप क्या होते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग एक कैटेगरी करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के हिसाब से। तो हर एक का लेवल पता चलेगा एम्प्लॉय ग्रुप से कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से पोजीशन में है, क्या लेवल है उसका। तो एम्प्लॉय ग्रुप हम लोग डिफाइन करते हैं सीईओ, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन स्टाफ, वर्कर, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग। तो ये सारे आपके एम्प्लॉय ग्रुप हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय को बस क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के लिए। देन उसको और डिटेल में डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप के लिए टी कोड है XPRO, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट में देख सकते हैं जो एम्प्लॉय ग्रुप का कोड होता है वो 1 डिजिट का होता है, मैक्सिमम जो टेक्स्ट होता है वो 20 कैरेक्टर ओनली होता है। तो 1 डिजिट का कोड हो, इसीलिए आप ज्यादा इसमें एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं, 5-6 अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 26 तक, या नंबर 10। तो 26, 10, 36 एंड कुछ सिंबल, तो 45, 46 तक आप मैक्सिमम एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने एम्प्लॉय सबसे ज्यादा हो जाते हैं। सर ये अपना फिनेंस से एक्टिविटी है या एससीएम का एक्टिविटी है? ये SCM का है, ये प्योर SCM है। एक ओके। मिनट है। एक्चुअली TR रिलायंस करना रह गया।
ओके, तो ये आपके टोटल एचआर की एक्टिविटी है। फाइनेंस की एक्टिविटी मैंने बताया था, जो पहले हम लोग मेंटेन किए थे। फाइनेंस की एक्टिविटी एक्चुअली दो पार्ट में आपको मिलेंगे। एक तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में बस ये पर्सनल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में यहाँ से जो है असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर से कॉस्ट सेंटर तक, ये पूरा पार्ट आपके फाइनेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा अभी तक हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सब एसएपी एससीएम का पार्ट है। लास्ट में जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो कुछ इशू आएंगे पोस्टिंग में, वो भी आपके फाइनेंस के पार्ट है। तो ये एम्प्लॉय ग्रुप है, हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था। हम्म, तो तो ये हमने एम्प्लॉय ग्रुप डिफाइन करके रखा था। हमारे लिए जो एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे वो एम्प्लॉय ग्रुप सीईओ लेवल के होंगे, या तो आप यहाँ पे ऑफिसर में जरूर कर सकते हैं। ऑफिसर में बहुत सारे एम्प्लॉय सब ग्रुप आ जाएंगे। जैसे ऑफिसर के अंदर सीईओ, सीटीओ, हाँ ऑलरेडी मैंने जॉब डिफाइन करके रखा। इसी तरह एम्प्लॉय ग्रुप मेंटेन कर सकते हैं। देन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, उसके अलावा कंसल्टेंट, देन उसके अलावा स्टाफ, अप्रेंटिस, ट्रेनी, वर्कर, ये सब आप एम्प्लॉय ग्रुप मेंटेन कर सकते हैं। एम्प्लॉय सब ग्रुप में हम लोग मैनेजर मेंटेन करेंगे, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर। देन यहाँ पे भी सीनियर, जूनियर, एग्जीक्यूटिव, देन कंसल्टेंट में एचआर कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, ये हम एम्प्लॉय सब ग्रुप डिफाइन करेंगे। तो ये आपके एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय सब ग्रुप बोल देते हैं। चलते हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में यहाँ पे एसपीआरओ पे चलेंगे। एसपीआरओ पे सबसे पहले इंटरप्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर भी यूज किया हुआ है, नंबर भी यूज किया हुआ है, अल्फाबेट भी यूज किया हुआ है। तो इतने सारे ऑलरेडी एम्प्लॉय ग्रुप बने हुए हैं। तो हमें देखने हैं कि हमने जो डिफाइन किए हैं एम्प्लॉय वो ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम लोग नया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैनेजर, कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं है, ऑफिसर। ओके, तो कुछ भी नहीं है, हम लोग नया बनाएंगे। नया बनाने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कोई एम्प्लॉय ग्रुप अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे तो ABC, जी, एम। ओके, तो कुछ कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमें वही सब यूज करना पड़ेगा जो अवेलेबल है यहाँ पे। अदरवाइज आप डिलीट कर सकते हैं, बट किसी ने क्रिएट किया होगा तो डिलीट नहीं करते हैं। जो अवेलेबल है हम लोग वही बनाते हैं। ठीक है, तो जी बनाएंगे हम लोग ऑफिसर। ठीक है, आर एग्जीक्यूटिव एंड आपके एस कंसल्टेंट। तो ये हमारे एम्प्लॉय ग्रुप होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलते हैं बनाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के लिए न्यू एंट्री, देन यहाँ पे जी। सर जी ऑलरेडी है तो ये क्लैश नहीं हो जाएगा?
नहीं, जी नहीं है एक्चुअली, इसीलिए तो मैं जी दिया हूँ उसको। ओके। जो ऑलरेडी है वो प्लेस हो सकते हैं, जैसे आर है, आर नहीं है, एल नहीं है, एंड एस नहीं है। उसके अलावा मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जेड है, तो जेड का मैं एग्जांपल लेता हूँ। देन एच फॉर कंसल्टेंट। ये चार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जेड अवेलेबल है यहाँ पे, तो जेड पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे एरर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ABCD एक एम्प्लॉय ग्रुप बनाता हूँ एंड इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के लिए एरर नहीं आया, जेड के लिए एरर आया, एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की। तो एक एंट्री ऑलरेडी है सेम की से, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देन सेव। तो ये हमने चार एम्प्लॉय ग्रुप बनाए। अभी इसके एम्प्लॉय ग्रुप से रिगार्डिंग एम्प्लॉय सब ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे ऑफिसर के लिए हमें पहले यहाँ पे भी एम्प्लॉय ग्रुप देखने पड़ेंगे कौन से अवेलेबल है। तो अगर मैं एम्प्लॉय ग्रुप पे जाता हूँ, डिफाइन एम्प्लॉय ग्रुप, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एम्प्लॉय ग्रुप बने हैं। एम्प्लॉय ग्रुप अप टू 2 डिजिट के बनते हैं। तो जैसे मैंने जी से ऑफिसर बनाया, तो जी, ABCDE। ओके, तो मैं नंबर सीरीज लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली नंबर सीरीज नहीं है, तो G1 2 3 इस तरह से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है N। तो N 1 2 3 यहाँ पे तो मेंटेन है, बट ये ब्लैंक है। तो हम 1 2 3 ये N ले सकते हैं। एंड उसके अलावा एक्चुअली यहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो इंट्रो ग्रुप बने हुए हैं ये कौन से कंट्री के लिए डिफाइन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट है आर। R 1 2 3 बना हुआ है, हमें 4 5 6 लेना पड़ेगा। एंड एस भी बना हुआ है, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी सबके लिए। तो सामने नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके, SFGH लेना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तीन लेते हैं, बाकी सारे नंबर लेते हैं। आर के लिए 3 4 5। एन के लिए भी 3 4 5। ठीक है। एन जी के लिए भी 3 4 5, तो सबके लिए सेम हो जाएगा। तो ठीक है, 3 3 4 5। इसी तरह 3 4 5 एंड एस के लिए ऑलरेडी बना हुआ, तो SFSG एंड SH। तो ये हमारे एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप है। हाँ, ये CEO, देन CFO, CTO, एक टेक्निकल ऑफिसर। उसी तरह मैनेजर के लिए दो ही हम लेंगे, N3 एंड N4, सीनियर मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर। उसी तरह यहाँ पे भी सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसी तरह HR कंसल्टेंट एंड FI कंसल्टेंट। तो ये हमने एम्प्लॉय ग्रुप डिफाइन करके रखा है। एम्प्लॉय सब ग्रुप, अभी चलते हैं एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट करने। तो यहाँ पे जब भी एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले, ओके, यहाँ पे ये मोलगा पूछता है कौन सा कंट्री के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, ये वर्जन पे डिपेंड करता है।
मुझे भी अभी पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ तो डायरेक्टली आप यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा सर्वर सेलेक्ट करता हूँ, ये सर्वर कौन सा है आपका? हाँ, ये 770 वर्जन है आपका, 770 में। तो अगर मैं दूसरा सर्वर सेलेक्ट करता हूँ, थिंक ओपन होगा या नहीं होगा। ये आपके सेम रिमोट सर्वर ही है, एंड ये रिमोट सर्वर में भी अगर इसका वर्जन चेक करेंगे तो इसका 800 है। आपका जो वर्जन है वो लोअर है, 770, यहाँ पे 800 है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एच पी आर है, मुझे रेफरेंस आने से इंटर क्लास तक एम्प्लॉय सर्वर। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू एंट्री करता हूँ, ओके सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है। और ये आपका एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो असाइनमेंट में होता है। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे एम्प्लॉय सब ग्रुप है वो असाइनमेंट में होता है, जब एम्प्लॉय का एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप का असाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, जो एम्प्लॉय सब ग्रुप है वो, ये 20 कैरेक्टर का मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर, इसलिए 20 कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने सारे एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं।
ओके, एक्चुअली ये सारे ऑलरेडी मेंटेन थे। ठीक है, तो ये सारे क्रिएट मेंटेन थे और एन पोजीशन के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस वो वेकेंट है, तो वो हमें मेंटेन करना चाहिए। सीनियर मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर, M4 एंड M5। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं एंड चलते हैं अभी असाइनमेंट करने। सो दिस इज डेफिनेशन, द नेक्स्ट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट में यहाँ पे हम इन रिसोर्स में देख सकते हैं असाइन एम्प्लॉय ग्रुप टू एम्प्लॉय सब ग्रुप, तो इसको असाइन करेंगे। यहाँ पे असाइन करने के लिए क्रिएट अ न्यू ग्रुप एंड ये मैं बता रहा था यहाँ पे एक कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आता है कि आप जो एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप करते हैं वो कौन से कंट्री के लिए क्रिएट करते हैं। तो हमने जो क्रिएट किया था एम्प्लॉय सब ग्रुप विच इज फॉर चीफ ऑफिसर एंड G3, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन से कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, तो इंडिया सेलेक्ट करना है, सेव करना है। उसी उसी तरह ये एक्टिविटी आपको हर एक के लिए करना है। जी, जी, फोर। तो ये हमने असाइनमेंट भी कर दिया एम्प्लॉय ग्रुप को एम्प्लॉय सब ग्रुप। तो हमने एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप डिफाइन कर दिया एंड उसका असाइनमेंट भी कर चुके हैं एम्प्लॉय ग्रुप पे एम्प्लॉय सब ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स पे। तो एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स में हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए कि एम्प्लॉय जो हायरिंग कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का क्या है, वो एक्टिव है, एम्प्लॉय एक्टिव रिटायर हो चुके हैं, पार्ट टाइम है, एम्प्लॉय स्टेटस चेक करता है, वो इंडस्ट्रियल है, सैलरीड एम्प्लॉय है, एजुकेशन और ट्रेनिंग डिटेल चेक करता है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है या ट्रेंड है, तो ये सारे एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चलते हैं एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना। तो डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स एस पी आर ओ, देन पर्सनल मैनेजमेंट
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट एंड डिफाइन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स। तो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पर्सनल मैनेजमेंट में। So this is the personal management. Personal management के अंदर personal administration, then organization data, organization assignment, and this is define input attributes. कौन से होम लोकलाइजेशन के लिए क्रिएट करना है? 40 के लिए, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप डिफाइन करके रखा है वो 40 के लिए किया है। तो अगर आप यहाँ पे 40 क्रिएट करते हैं तो देख सकते हैं जी से हमारे ऑफिसर एंड सारे एम्प्लॉय सब ग्रुप हैं। उसी तरह एन से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, आर से एग्जीक्यूटिव एंड एस से कंसल्टेंट। तो ये सारे यहाँ पे मेंटेन है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 3 फील्ड आते हैं। सबसे पहले एक्टिव स्टेटस, देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड ट्रेनिंग स्टेटस। तो एक्टिव स्टेटस में यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू डालने पड़ते हैं। ये वैल्यू क्या क्या होते हैं? तो अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो उस फील्ड के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। तो F1 में देख सकते हैं जो एक्टिव स्टेटस है वहां पे ये ऑप्शन आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जो आपने एम्प्लॉय सब ग्रुप क्रिएट किए हैं, ये ऑफिसर एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप, तो ये जो एम्प्लॉय सब ग्रुप है वो कौन से स्टेटस में है? एक्टिव स्टेटस में वो एक्टिव एम्प्लॉय रहेंगे, या रिटायर हो चुके हैं, अर्ली रिटायरमेंट, अदर, या पार्ट टाइम वर्क फॉर रिटायरमेंट से कि पार्ट टाइम। तो ये सारे एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो हमें एक्टिव सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी जितने भी यहाँ पे मेंटेन है ये एक्टिव स्टेटस में 1 मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि सारे एक्टिव एम्प्लॉय हैं। तो जब भी हम एम्प्लॉय को हायर करेंगे, ये एम्प्लॉय ग्रुप मेंटेन करेंगे, तो वो एक्टिव एम्प्लॉय होंगे। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक्टिव एम्प्लॉय डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस में भी अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा द एम्प्लॉय स्टेटस कैन बी सेट फॉलो। वो इंडस्ट्रियल वर्कर है जो आर्ली बेस्ड वर्कर है। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर है तो उसको पर मंथ सैलरी नहीं मिलता है, आर के हिसाब से मिलता है। तो 1 घंटे के हिसाब से जो भी मिनिमम वेजेज होते हैं वो उनको मिलते हैं। या तो वो सैलरीड एम्प्लॉय है, तो जितने भी आपके एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाते हैं वो वर्कर नहीं है, उसको सैलरी हिसाब से मिलते हैं, मंथली सैलरी। तो वो सारे सैलरीड एम्प्लॉय हैं। उसके अलावा सिविल सर्वेंट है तो उनका अलग ग्रुपिंग होता है। एंड अदर है, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये सब पोजीशन पे है, MLA MP, तो वो सब अदर आते हैं। ये सिविल सर्वेंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके एम्प्लॉय स्टेटस होते हैं ग्रुप के हिसाब से। तो सारे हम लोग जो एम्प्लॉय ग्रुप बनाए हैं यहाँ पे वो सारे सैलरीड एम्प्लॉय है। सबका जो सैलरी होगा वो पर मंथ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 मेंटेन करेंगे। उस हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय आपके आर्ली बेस पे है तो उसको आर्ली बेस पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। देन जब नेक्स्ट आपके आते हैं वो ट्रेनिंग स्टेटस है। ट्रेनिंग स्टेटस में F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आएंगे। अच्छा, वो ट्रेनी है, अप्रेंटिसशिप है, मतलब अभी फ्रेशर हैं, वो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी उस पोजीशन के लिए जो एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय सब ग्रुप है, वो ट्रेंड हो चुके हैं, या तो फिर अदर है। तो जितने भी हमारे पोजीशन है, आइदर वो HR कंसल्टेंट है, एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर मैनेजर, या सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, या सीनियर मैनेजर, या ऑफिसर टेक्निकल, वो सारे आपके ट्रेंड हो चुके हैं। कोई भी ट्रेनी या अप्रेंटिस नहीं है या अदर है। तो जैसे आप वर्कर क्रिएट करते हैं तो वर्कर अगर एम्प्लॉय ग्रुप आप मेंटेन करते हैं तो उसके लिए एम्प्लॉय स्टेटस एंड ट्रेनिंग भी डिपेंड करेगा। आप मेंटेन कर सकते हो 1, अदरवाइज 2। उसी तरह एम्प्लॉय स्टेटस में भी आप वहाँ पे 1 मेंटेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर या पर आवर बेसिस वर्कर। तो यहाँ पे अभी जितने भी हमारे एम्प्लॉय सब ग्रुप है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, तो सबको 2 मेंटेन करेंगे सबके लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 मेंटेन है क्योंकि सारे ट्रेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप के लिए जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्टिव स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस एंड ट्रेनिंग स्टेटस, ये हमने मेंटेन कर दिया।
नेक्स्ट चलेंगे हम लोग नंबर रेंज पे। तो मेंटेन नंबर रेंज इंटरनल फॉर द पर्सनल एरिया नंबर इन दिस स्टेप वी डिफाइन द नंबर रेंज फॉर पर्सनल नंबर असाइनमेंट। अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सनल नंबर होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे एम्प्लॉय। तो उस एम्प्लॉय के लिए एक यूनिक कोड देने के लिए हम लोग पर्सनल नंबर असाइनमेंट करते हैं, जो कि नंबर रेंज से डिपेंड करता है। नंबर रेंज आपके दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल नंबर रेंज एंड एक्सटर्नल नंबर रेंज। इंटरनल में क्या होता है, इन दिस केस द एसएपी सिस्टम असाइन द पर्सनल नंबर। आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा पर्सनल नंबर, जो भी नंबर रेंज आपने मेंटेन किया है। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 50 तक किया है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हायरिंग करेंगे तो 2, नेक्स्ट हायरिंग करेंगे तो 3, इसी तरह ये कंटिन्यू करते जाएगा सीक्वेंस में कंजिक्यूटिव। उसी तरह अगर आप एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइनमेंट मेंटेन करते हैं, उस केस में आपको सिस्टम मेंटेन नहीं करेगा, यूजर को मेंटेन करना पड़ेगा पर्सनल नंबर। जैसे मैं हायरिंग कर रहा हूँ और मैंने एक्सटर्नल सिलेक्ट करके रखा है, तो जब भी मैं हायरिंग करूंगा पर्सनल नंबर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी फर्स्ट एम्प्लॉय हायरिंग कर रहा हूँ, तो नंबर रेंज मेंटेन किया 1। सेकेंड हायरिंग को किया 2, 3, 4, उसके बाद अभी छोड़ दिया। जब नेक्स्ट हायरिंग करने जा रहा हूँ 2 दिन बाद, तब मुझे पता नहीं कि मैंने लास्ट हायरिंग कब किया था। तो ऑटोमेटिक मैंने एक नंबर मेंटेन कर दिया 11, और फिर मैंने हायरिंग करना स्टार्ट किया 11, 12, 13। तो एक्सटर्नल नंबर रेंज में क्या होता है, यूजर पे डिपेंड करता है उसने कितना मेंटेन किया है एंड कितना रिकॉर्ड वो रखा हुआ है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखा है, भूल गया है, तो फिर यहाँ पे कंजिक्यूटिव मतलब कुछ भी अल्टर हो सकता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है उसमें हम लोग इंटरनल नंबर रेंज का ही असाइनमेंट करते हैं, ताकि सिस्टम ऑटोमेटिक वो क्रिएट करके दे, आपको मैनुअली मेंटेन ना करना पड़े। यहाँ पे दो तरह के तो नंबर रेंज सिस्टम होते अलाउ हैं। करता है सर डुप्लीकेट नंबर के लिए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करेगा। अगर इंटरनल आपने रखा है, ठीक है, और ऑलरेडी एक नंबर हायरिंग हो चुका है, तो जब आप नेक्स्ट हायरिंग करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक दो हायरिंग करेगा। सपोज आपने एक्सटर्नल सिलेक्ट करके रखा है और ऑलरेडी आपने 1 हायरिंग कर दिया है, वापस से आप नेक्स्ट डे में 1 ही हायरिंग करता है, तब भी नहीं करने देगा। वहां पे एरर देगा कि 1 जो आप हायरिंग कर रहे हैं वो पर्सनल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सिस्टम में, मतलब वो नंबर रेंज ऑलरेडी हायर हो चुका है, तो आप वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों केस में इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी अगर कोई एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है जो ऑलरेडी हायर हो चुका है, तो उसको आप हायरिंग करने नहीं देगा। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। जैसे आपने कुछ नंबर रेंज मेंटेन करके रखा, फिर आप भूल गए कि लास्ट हमने कौन सा मेंटेन किया था, तो एक गैप हो सकता है। बाकी अगर आप एक पहले क्रिएट करते हैं नंबर रेंज को, तो फिर वो ऑलरेडी असाइन है, तो सिस्टम बताएगा कि ऑलरेडी पर्सन असाइन। तो नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए एसपीआरओ में जाना पड़ता है। एसपीआरओ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक सेटिंग, मेंटेन नंबर रेंज एंड रेंज इंटरनल फॉर पर्सनल नंबर। ये एसपीआरओ पर आते हैं। इसके अलावा टी कोड भी आता है एक नंबर रेंज मेंटेन करने का। तो जो टी कोड है वो आपका PA04, मेंटेन नंबर रेंज। इसके अलावा हमने फीचर भी चेक किया था। फीचर तो P03 का मेंटेन फीचर, पिन फीचर, नंबर फीचर। तो P03 से आप नंबर रेंज मेंटेन कर सकते हैं एंड P03 से आप नंबर फीचर मेंटेन कर सकते हैं। बट हम लोग SPRO से चलेंगे। तो SPRO से पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक सेटिंग, नंबर रेंज, ये। तो हमने नंबर रेंज ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है क्या हाँ होना चाहिए। तो ये हमारा नंबर रेंज था 1 से लेके 1,999,999 तक। आपका जो होगा वो टाटा मोटर्स के लिए होगा, देन बाकी का टाटा पावर्स के लिए, और इसके बाद TCS के लिए। एंड और एक नंबर रेंज लेते हैं और स्टार।
तो ये आपका स्टार बाजार के लिए हो गए। तो ये हमने नंबर रेंज अपने डिफाइन किए हैं। इसी तरह अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही नंबर रेंज चलता है तो आप सबके लिए एक नंबर रेंज मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल एरिया वाइज नंबर रेंज डिपेंड हो रहा है तो पर्सनल वाइज कर सकते हैं। पर्सनल सब एरिया वाइज नंबर रेंज डिफाइन हो रहा है तो पर्सनल सब एरिया वाइज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी के लिए मेंटेन कर दिया कि एक से लेके 1 999 999 तक ये हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए। उसी में टाटा मोटर्स के लिए भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट, तो इसको हम डिफाइन कर दिए हैं 1 6 0 से लेके 1 2 5 9 9 तक। तो इस सीरीज तक आप मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद 1 2 5 से 1 4 9 9 तक आप मेंटेन कर सकते हैं HR के लिए। देन ये FI के लिए। देन उसके बाद 1 5 से लेके 1 7 4, देन 1 7 5, 1 9। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली जो भी नंबर रेंज है इस वाले नंबर रेंज को ही मैंने 4 पार्ट में डिफाइन कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। फिर यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय सब ग्रुप के लिए। जैसे HR में ही अगर आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ HR एग्जीक्यूटिव, या आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, या वाइस प्रेसिडेंट, HR वाइस प्रेसिडेंट, तो इस हिसाब से आप अलग अलग नंबर रेंज भी इस ग्रुप से निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय सब ग्रुप के वाइज। तो अभी हमने जो भी नंबर रेंज डिफाइन किया है वो आपके पर्सनल एरिया पर्सनल सब एरिया तक ही लिमिटेड है। तो सबसे चलते हैं सबसे पहले नंबर रेंज डिफाइन करने। तो अभी के लिए हमने दिया नंबर रेंज क्रिएट कर रहे हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। तो बस टाटा मोटर्स के लिए हमने ये नंबर रेंज डिफाइन करके रखा है, बाकी इसको भी चेंज करेंगे। तो चलते हैं सिस्टम में। नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए पर्सनल मैनेजमेंट, देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, देन बेसिक सेटिंग, देन मेंटेन नंबर रेंज फॉर द इंटरपर्सनल नंबर। ये आपका एडिट नंबर रेंज फॉर दी होम एडमिनिस्ट्रेशन। या तो फिर आप डायरेक्टली टी कोड से भी जा सकते हैं। कौन सा टी कोड? PA04। PA04 से भी एडिट इंटरवल होम एडमिनिस्ट्रेशन आप नंबर रेंज मेंटेन कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली टी कोड से जाएं या SPRO पार्ट से। यहाँ पे नंबर रेंज में चलेंगे तो पर्सनल रजिस्ट्रेशन नंबर रेंज है। एक डिस्प्ले के लिए है, एक आपको चेंज करने के लिए है, एक है एनआर स्टेटस, जहाँ से हम स्टेटस देख सकते हैं कि अभी कौन सा नंबर रेंज लास्ट एग्जिस्ट करता है किसी भी नंबर रेंज पे। तो अगर पे इंटरवल पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी 2 ही नंबर रेंज बने हुए हैं। एक 1 से लेके 1 नंबर रेंज है कोड, जो 1 से लेके स्टार्ट होता है एंड 0 0 1 999 999 तक होता है, जो कि इंटरनल नंबर रेंज है। एनआर स्टेटस से क्या है? 77। इन 77 एम्प्लॉय ऑलरेडी हायर हो चुके हैं। तो अगर मैं मास्टर डाटा में चेक करता हूँ कि ऑलरेडी 77 एम्प्लॉय हायर हो चुके हैं, यहाँ पे मैं 77 मेंटेन करता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे 77 जो एम्प्लॉय होंगे वो हायर होंगे। अभी नेक्स्ट जब आप हायर करेंगे तो 77 होंगे। तो ये वो बताता है कि नेक्स्ट अब जो हायरिंग करेंगे तो वो कौन सा एम्प्लॉय हायरिंग होगा। तो ये 77 होगा, मतलब 77 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसी तरह 76 अगर मैं मेंटेन करूंगा तो ओके, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद किसी ने डिलीट किया होगा एंड एनआर स्टेटस चेंज नहीं किया होगा। ओके, तो लास्ट 75 मेंटेन होता है लेकिन 76 नहीं। लेट्स से ये भी हो सकता है शायद। ओके, हाँ ये भी हुआ है, देख सकते हैं हायरिंग किया हुआ है 31 मार्च एंड 2025 को 76। 77 नहीं होगा। ओके, 77 भी एग्जिस्ट करता।
ओके हाँ। तो 77 मीन्स लास्ट इनपुट जो एग्जिस्ट है वो 77 है। 77 एग्जिस्ट करता है, 78 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ना स्टेटस बताता है कि कितने एम्प्लॉय अभी तक इस नंबर रेंज से हायर हो चुके हैं। तो चलते हैं हम अपना नंबर रेंज डिफाइन करने। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो नंबर रेंज बने हुए हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। हम जितने भी नंबर रेंज बनाएंगे वो हम एक्सटर्नल इंटरनल बनाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर रेंज डिफाइन करने। तो टाटा ग्रुप के लिए हम लोग नंबर रेंज डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं T1 T2 T3 T4। तो सबसे पहले नंबर रेंज यहाँ पे क्रिएट करना आपको पड़ेगा। तो इंटर वन में एडिट में आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइकन देख सकते हैं इंसर्ट लाइन। आपको इंसर्ट लाइन करना पड़ेगा। तो हमें 4 लाइन इंसर्ट करने हैं, 4 पर्सनल एरिया के लिए। T1 जिसका नंबर होगा 1 से लेके। तो ये हमने पर्सनल नंबर रेंज डिफाइन कर दिया। नंबर रेंज T1 T2 T3 T4। तो ये हमने नंबर रेंज डिफाइन कर दिया। दिस इज योर इंटरनल नंबर रेंज। एंड अभी तक कोई भी एम्प्लॉय हायरिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे असाइन करने, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर रेंज का हमने डिफाइन कर दिया, अभी असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट है डिटरमाइन डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंज। ये एक्चुअली पिंच नमकर फीचर है। तो दिस इज द नमकर फीचर। सर ये एंड यहाँ नंबर रेंज भी ओवरलैप नहीं होना मांगता है ना? नंबर रेंज भी ओवरलैप नहीं हो सकता। ऑलरेडी अगर आपका यहाँ पे नंबर रेंज मेंटेन है, तो फिर अगर आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे नंबर रेंज आपको नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 से सीरीज से है 9999, सॉरी 999 तक। इसी बीच में मैं एक नंबर सीरीज लेता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। पहले मैं T5 एक नंबर सीरीज डिफाइन करता हूँ। एंड वो मैं करूँगा 95000000। एंड मैं करूँगा 96 तक। तो आप देख सकते हैं जो नंबर मैंने अभी डिफाइन किया है वो ऑलरेडी इस नंबर रेंज में आ रहा है एक्सटर्नल में। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं T5 ओवरलैप विद द इंटरनल टू। तो T5 ओवरलैप कर रहा है इंटरनल टू के साथ। तो यहाँ पे इंटरनल, ये एक्सटर्नल नंबर रेंज है एंड ये इंटरनल नंबर रेंज है। तो फिर ये आपको सेव करने नहीं देगा, क्योंकि ओके। ये ओवरलैप कर रहा है। तो नेक्स्ट है नंबर फीचर। अभी नंबर फीचर में यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं मोलगा। कंट्री ग्रुपिंग से स्टार्ट बताएंगे। मोलगा पे आप कंट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 93 चिली के लिए जो नंबर रेंज है वो डिफाइन किया है 1, ये 04 इंटरनल। एंड ये नंबर रेंज 1 है। तो चिली के लिए जितने भी एम्प्लॉय हायर होंगे वो 1 से हो रहे हैं। ठीक है। कतर के लिए भी यहाँ पे 1 मेंटेन किया है, कतर के लिए भी इसी नंबर रेंज से हो रहा है स्टार्ट। एंड अदरवाइज में यहाँ पे 1 मेंटेन किया है, इसीलिए अदरवाइज से भी 1 से ले रहे हैं। एंड 2 में आप देख सकते हैं एक भी एम्प्लॉय हायर नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए एम्प्लॉय के लिए, कोई भी कंट्री के लिए कंपनी के लिए अगर मैं हायरिंग करूंगा, अगर वो मोल्गा चेक करेगा, जैसे इसको मोल्गा मिलेगा वो तो इंडिया का कंट्री है, या तो चिल्ली का कंट्री है, या तो कतर का कंपनी है, तो वो सीरीज 1 ले लेगा। उसी तरह अदरवाइज अगर वो चेक करेगा कि इन दोनों में से कंट्री नहीं है, इंडिया के लिए है, तो वो अदरवाइज में चल जाएगा। अदरवाइज में चेक करेगा यहाँ पे 01, फिर भी इंटरनल ही चेक, वो 01 ही नंबर देंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे होम लोकलाइजेशन अपना क्रिएट करना है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड
यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सब, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऑप्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हर एक कंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 40 फॉर इंडिया, दिस इज इंडिया, तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। हमने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अभी इंडिया पे आप डायरेक्टली रिटर्न वैल्यू डाल सकते हैं, या तो फिर आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डाल देता हूँ 02, तो अभी जो भी मैं एम्प्लॉय हायरिंग करूंगा इंडिया के लिए, कोई भी कंपनी हो जो इंडिया पे लोकेटेड है, उसके लिए अगर मैं हायरिंग करूंगा, तो कौन सा वो नंबर सीरीज लेगा, वो लेगा 9 से। तो जितने भी एम्प्लॉय हायरिंग होंगे वो 9 सीरीज से स्टार्ट होंगे। तो ये हमने इंडिया के लिए मेंशन किया, बट मुझे ये जो टू रिटर्न वैल्यू नहीं डालना। मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया में भी कंपनी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ना डाल के हमें डिसीजन, फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। एंड फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन में देख सकते हैं कितने ऑप्शन है यहाँ पे। बुकर से, विच इज कंपनी कोड, वर्क से, पर्सनल एरिया, एंड यहाँ पे फर्स्ट ये है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप एंड होम लोकलाइजेशन। यहाँ पे पर्सनल सब एरिया नहीं है, मुझे पर्सनल सब एरिया भी चाहिए यहाँ पे। तो अगर कोई फीचर में आपको वो ऑब्जेक्ट ना मिले, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कहाँ से कर सकते हैं, इसको मैं बैक चलूंगा अभी के लिए विदाउट सेव। एंड आपको जाना है PA03 में, PA03 में। ये आपका पिन फीचर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिसीजन ट्री है, एट्रीब्यूट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया था, आप रिटर्न वैल्यू अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पे बता देगा कि रिटर्न वैल्यू क्या डालना है एंड उस फीचर के बारे में। जैसे नंबर फीचर में मुझे रिटर्न वैल्यू डालना है, तो द रिटर्न कोड ऑफ द फीचर इज नंबर रेंज। तो नंबर रेंज नंबर कौन सा है, दिस इज द नंबर रेंज नंबर, तो रिटर्न वैल्यू में आपको ये डालना है। उसी तरह ये डॉक्यूमेंटेशन है, डिसीजन ट्री में हम लोग डिसीजन ट्री मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं डिसीजन ट्री। एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर कोई भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फील्ड नहीं है तो। चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर में जाना है। एंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं फील्ड, वैलिड फील्ड फॉर डिसीजन, कितने वैलिड फील्ड है, तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है। आप इसको ये सारे फील्ड में डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे पर्सनल सब एरिया नहीं है, तो मैं पर्सनल सब एरिया को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे पर्सनल सब एरिया भी आ गए होंगे। मैं वापस से चलूंगा इसको एक्टिव। एंड अगर मैं यहाँ पे मॉल का क्रिएट करता हूँ इंडिया, देन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं अभी पर्सनल सब एरिया भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए एट्रीब्यूट्स में जाके, स्ट्रक्चर में जाके आप असाइन कर सकते हैं। तो इंडिया में भी वो चेक करेगा कि कौन सा कंपनी से है। तो यहाँ पे अगर इंडिया के अलावा कोई कंपनी आएगा तो अदरवाइज में हम मेंटेन करेंगे रिटर्न वैल्यू विच इज 02। और अपना अगर कंपनी होगा, अपना कौन सा कंपनी, विच इज टाटा ग्रुप, विच इज टाटा ग्रुप TAGP, वो अपना अदरवाइज क्रिएट करना ही कंपनी पड़ता है होगा। सर? अदरवाइज ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक आपको क्रिएट कभी नहीं करना पड़ता, जब भी आप यहाँ पे फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। ओके। तो यहाँ पे हमने टाटा ग्रुप मेंटेन किया, और टाटा ग्रुप के लिए हमने रिटर्न वैल्यू डाल दिया है T1। तो अभी के लिए क्या होगा, अभी जब भी अगर मैं टाटा ग्रुप के लिए कोई भी पर्सनल एरिया से हायरिंग करूंगा, पर्सनल सब एरिया से हायरिंग करूंगा, वो नंबर रेंज लेगा ये वाला, ये नंबर रेंज 1 से लेके 199 तक। बट हमें टाटा ग्रुप के लिए रिटर्न वैल्यू नहीं डालना है, हमें टाटा ग्रुप के अंदर भी क्रिएट करना है फील्ड फॉर डिसीजन ऑपरेशन। तो टाटा ग्रुप कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर मुझे पर्सनल एरिया वाइज चाहिए, तो यहाँ पे पर्सनल एरिया वाइज भी
डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी अदरवाइज जो भी क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे यस। भी मैं अदरवाइज में डालूंगा रिटर्न वैल्यू 02 और पर्सनल एरिया में सिलेक्ट करूंगा टाटा मोटर्स। तो दिस इज द टाटा मोटर्स, टाटा पावर, स्टार बाजार एंड टीसीएस। अभी के लिए मैं बस टाटा मोटर्स सिलेक्ट करूंगा। तो टाटा मोटर आ गया एंड यहाँ पे मैं रिटर्न वैल्यू डालता हूँ T1। तो अभी देख सकते हैं अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय को हायरिंग करूंगा टाटा पावर के लिए, तो टाटा पावर के लिए सबसे पहले वो मुल्क चेक करेगा ये टाटा पावर कौन से मुल्क में आता है, तो वो इंडिया में आता है। कौन से कंपनी में आता है, तो टाटा ग्रुप में आता है। फिर वो चेक करेगा कौन सा पर्सनल एरिया है, तो टाटा पावर आपके टाटा मोटर में नहीं आएगा, तो फिर वो अदरवाइज में चल जाएगा। फिर अदरवाइज में चेक करेगा ओके यहाँ पे 02 मेंटेन है, तो 02 में कौन सा नंबर सीरीज मेंटेन है, दिस इज अ 02 नंबर सीरीज मेंटेन, तो वो 9 से स्टार्ट करेगा। हम टाटा मोटर्स के लिए हम जो भी एम्प्लॉय हायर करेंगे वो 1 सीरीज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमने टाटा मोटर क्रिएट किया है। अभी मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे यहाँ पे भी रिटर्न वैल्यू नहीं डालना है, मुझे इसे डिलीट करना है। और मुझे टाटा मोटर्स के अंदर भी मुझे HR डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, विच इज पर्सनल शेड्यूल ट्रांसफर। एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे HR डिपार्टमेंट 1000। टाटा पावर के लिए 1000। अभी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आ चुका है 1000। एंड यहाँ पे भी मैं क्रिएट करता हूँ रिटर्न वैल्यू T1। एंड अदरवाइज में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अदरवाइज सेलेक्ट नहीं करूंगा एंड इसको अगर सेव करूंगा तो सिस्टम यहाँ पे एरर देगा कि अदरवाइज में आपको रिटर्न वैल्यू डालना ही पड़ेगा, फील्ड वैल्यू नोड मस्ट बी डिपेंडेंट नोड। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। तो अदरवाइज में मैं 02 मेंटेन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं टाटा मोटर्स के अंदर ही फाइनेंस के लिए मैं क्रिएट करूंगा, जैसे ही मैं पर्सनल सब एरिया फाइनेंस डालूंगा वो नंबर एंड चेक करेगा। पहले यहाँ पे इंडिया चेक करेगा, देन कंपनी कोड टाटा ग्रुप, पर्सनल एरिया चेक करेगा टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ पे पर्सनल सब एरिया उसको 1000 मिलेगा, विच इज HR डिपार्टमेंट। फाइनेंस के लिए 2000 है, तो चेक करेगा 1000 यहाँ पे T1 है, 2000 के लिए तो है ही नहीं कुछ, तो वो अदरवाइज में चल जाएगा एंड यहाँ से 02 सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर सर मैं अगर यहाँ अपने पे अपने नंबर, पास यहाँ पे 02 का नंबर रेंज नहीं होता तो अपन क्या डालते फिर? तो अपने को कुछ तो क्रिएट करना पड़ता उसको उधर वहां पे। अगर यहाँ पे 02 का नंबर रेंज यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं है? यहाँ पे अगर 02 का रेंज ही नहीं होता, 01 और 02, हाँ तो ठीक फिर है। अदरवाइज में अपन क्या डालते हैं? अदरवाइज में फिर आप हेलो। दूसरे नंबर रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं, अरे सर T1 आपका आवाज नहीं आ T2। रहा है। हाँ। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ, 10 बजे के बाद। हेलो। हेलो।